नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सिकवाल के ऑनलाइन एप्लीकेशन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान के लोक नृत्य और जनजातीय नृत्यों में अपन आ चुके थे, अपने लगभग एंड की तरफ चल रहे हैं नृत्य। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन जनजाति के यानी कि ग्रासीय जनजाति के महत्वपूर्ण नृत्यों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जितने भी साथीगण जुड़े हुए हैं सभी साथियों गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो प्यारे बच्चों, अपन जो है आज अपन देखते हैं ग्रासीय जनजाति के लोक नृत्य। ग्रासीय जनजाति के लोक नृत्य। तो देखो बेटा, ग्रासीय जनजाति द्वारा कौन कौन से लोक नृत्य किए जाते हैं, ग्रासीय जनजाति के नृत्य कौन कौन से हैं। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक तो मैंने आपको कल बता दी कि गोलू मामा जवारा में कूदो, गोलू मामा जवारा में कूदो, ऐसे करके अपन एक शॉर्ट ट्रिक तो देख ली थी। आज अपन सबसे पहले देखते हैं कि ग्रासीय सबसे ज्यादा रहते कहां पे। ये ग्रासीय जो जनजाति है, ये जनजाति है कहां पे, ताकि आपको जितने भी नृत्य हैं उनके क्षेत्र अलग से याद नहीं रखने पड़ेंगे। ग्रासीय जनजाति की अगर मैं बात करूं तो इनका जो क्षेत्र हुआ करता है बेटा, क्षेत्र होता है सिरोही व उदयपुर। सिरोही व उदयपुर ये वाला जो भाग है, इस वाले भाग में आपको ग्रासीय जाति के व्यक्ति सबसे अधिक देखने को मिलेंगे। ग्रासीय जाति के व्यक्ति सबसे अधिक अपने को कहां देखने को मिलते हैं, सिरोही व उदयपुर में सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। या अपन इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, तो भोमट क्षेत्र बोलते हैं। ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को क्या बोला करते हैं बेटा, भोमट क्षेत्र। यानी कि ग्रासीय जनजाति अपने राजस्थान में सबसे अधिक कहां पाई जाती है, तो भोमट क्षेत्र में। भोमट क्षेत्र कहां पे है, तो सिरोही व उदयपुर में। आपसे पूछा जाएगा कि ग्रासीय जो जनजाति राजस्थान में सबसे ज्यादा किस जिले में, तो अपने बताना सिरोही। सिरोही अगर विकल्प में नहीं हो तो अपने क्या बताना, उदयपुर में सबसे ज्यादा होते हैं। बाकी भोमट क्षेत्र इसको बोला करते हैं। अब देखो बेटा, ये जो जनजाति है, इस जनजाति द्वारा विभिन्न प्रकार के नृत्य किए जाते हैं जो हमारे राज्य के बहुत प्रमुख नृत्य हैं और सबसे ज्यादा इनसे एग्जाम में प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ये राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। और अगर नृत्य वगैरह या हमारे राजस्थान की कला संस्कृति की बात करें तो वो कला संस्कृति हमारे जनजाति में ही अब सर्वाधिक बची है। बाकी देखो, धीरे धीरे अगर अपन जयपुर के तरफ के लोगों की बात करेंगे, पूर्वी राजस्थान की बात करेंगे, तो इधर कोई कल्चर ही नहीं होता है, क्योंकि इधर के लोगों के ऊपर पूर्ण रूप से पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव पड़ चुका है। यहां के लोग पूर्ण रूप से पाश्चात्य संस्कृति से घिर चुके हैं। कपड़े पहनेंगे तो यूं पहनेंगे, बिल्कुल शॉर्ट फटे फटे कपड़े। जो पहले हम गरीब लोग कपड़ा पहना करते थे ना, वैसे आजकल के जो है ना पूर्वी राजस्थान यानी पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आजकल के अमीर पहन रहे हैं। जगह जगह से फटरी है, लीरे निकल रहे हैं और ऐसे कपड़े पहन पहन के यूं टीटी बन रहे हैं कि जैसे दुनिया में उनसे सुंदर और कोई दिख ही नहीं रहा। अरे नालायक डांडा, तू इतना खराब दिख रहा है ना, जबरदस्ती अपनी जो ना गरीबी दिखा रहा है, जबकि वो अमीर है, वो खरीद सकता है, हर चीज में सक्षम है। तो देखो, अपने राजस्थान में अगर कल्चर कहीं बचा है तो वो जनजातीय क्षेत्रों में बचा है, बाकी कल्चर का कोई नाम ही नहीं बचा है। अब अगर मैं कल्चर की बात करूं तो इसमें अपन आज जनजाति के नृत्य की बात कर रहे हैं और इनके नृत्यों में पहला जो नृत्य रहेगा आज का हमारा, वो नृत्य है वालर। वालर नृत्य। देखो बेटा, ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि वालर नृत्य किस जनजाति के लोगों द्वारा किया जाता है, तो अपने ग्रासीय जाति के लोगों द्वारा एक नृत्य किया जाता है जिसका नाम है वालर नृत्य। वालर नृत्य मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा किया जाता है बेटा, ग्रासीय जनजाति द्वारा। यानी कि यह नृत्य जो है युगल नृत्य है। यह नृत्य युगल नृत्य है। आप कहोगे कि सर युगल नृत्य से क्या आशय है। युगल नृत्य का मतलब होता है ऐसा लोक नृत्य जिसमें महिला व पुरुष दोनों भाग लेते हैं। इस नृत्य को आप देखोगे तो ये युगल नृत्य है, महिला व पुरुष दोनों भाग लेते हैं। नृत्य में महिला व पुरुष दोनों भाग लेते हैं। होता क्या है बेटा, इसमें किया कैसे जाता है, दो अर्ध चक्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, दो अर्ध चक्र बनाते हैं। जो अर्ध चक्र बनाए जाते हैं ऐसे, इस प्रकार आगे का एक चक्र होता है, फिर इनके पीछे का पीछे एक चक्र और होता है। ये जो आगे वाला चक्र है, इस आगे वाले चक्र में महिलाएं खड़ी रहेगी। यहां यहां कौन खड़ी हो जाएगी, महिलाएं खड़ी हो जाएगी। ये जो पीछे वाला जो आपको चक्र दिख रहा है, इस चक्र में कौन खड़े हो जाएंगे, इस चक्र में अपने पुरुष खड़े हो जाएंगे। और महिला व पुरुष दो अर्ध चक्र बना करके नृत्य करते हैं। महिलाएं आगे खड़ी रहती हैं, पुरुष पीछे खड़े रहते हैं। महिला के एक कंधे पर पुरुष का हाथ रहता है तो दूसरे कंधे में दूसरे हाथ में
एक छाता पकड़े हुए रहते हैं। पूछा जाता है कि वह नृत्य जिसमें पुरुष छाता लेकर के नृत्य करते हैं तो वो नृत्य कौन सा हो जाएगा, वालर। इस प्रकार आगे आएंगे, महिला पीछे खिसकेगी वो भी पीछे, महिला आगे जाएगी वो भी आगे, यानी कि वो छाता लिए हुए वो उस महिला के ऊपर इस प्रकार छाया किए हुए नृत्य करता है। तो इस प्रकार का नृत्य कौन सा नृत्य है बेटा, वालर नृत्य। इसमें क्या किया जाता है, एक हाथ में छाता तो दूसरे हाथ में महिला के कंधे पर हाथ रखते हैं। मेन चीज जो इसमें होती है वो कदमों का मेल। मेन इसमें क्या होता है, कदम आगे और पीछे कदमों का चलन होता है। नरेश, धाकड़, परमेश्वर, वनिता, जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए सभी विद्यार्थियों गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। अब देखो इस प्रकार का ये नृत्य है, याद समझ में आ जाएगा। तो देखो लिख देता हूं मैं एक लाइन, समझ में आ जाएगा। इस नृत्य को करते समय दो अर्ध चक्र बनाए जाते हैं, दो अर्ध चक्र बनाए जाते हैं। आगे के गोले में महिलाएं व पीछे के गोले में पुरुष खड़े होते हैं। आगे के गोले में कौन खड़ी होगी, महिलाएं, और पीछे के गोले में कौन खड़े हो जाते हैं बेटा, पुरुष खड़े हो जाते हैं। बात समझ में आ गई। फिर देखो इस नृत्य के और क्या क्या विशेषता है। इस नृत्य में कदमों का संचालन मुख्य रूप से होता है, मुख्य रूप से होता है। बात समझ में आई। कदमों का संचालन मुख्य रूप से होने का मतलब क्या होगा कि कदमों का, कभी आपने पीटी परेड की है, पीटी परेड करते समय अपन कदमों का सबसे अधिक संचालन करते हैं। मेन उसमें जो रोल होता है वो कदमों का रोल होता है। कभी भी देखना हाथ और कदम ये दोनों अपने पीटी और परेड के दौरान मिलते हैं। सब व्यक्तियों का पैर एक साथ ये उठेगा तो ये उठेगा, फिर दूसरा पैर उठेगा तो दूसरा पैर उठेगा। यूं नहीं है कि एक का पैर ये आगे जा रहा है एक का ये जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। उसी प्रकार इस नृत्य में भी कदमों का संचालन मुख्य रूप से होता है। बिना वाद्य यंत्र के नृत्य किया जाता है, बिना वाद्य यंत्र के नृत्य किया जाता है। मुझे कभी कभी लगता है कि ये लोग कैसे डांस कर लेते होंगे, बिना वाद्य यंत्र के तो कोई नृत्य किया जाना संभव ही नहीं है। अगर आपके गांव में आप कोई डांस कर रहे हो, डीजे ना बजे तो बताओ नाचा जाएगा क्या? डीजे पर ही तो एकदम ठुमके लगते हैं, डीजे पे ही तो नाचने का मजा आता है। इस नृत्य में क्या किया जाता है बेटा, किसी भी जो वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं करते हैं, किसी भी प्रकार के जो है ना गाने वाने सॉन्ग वोंग नहीं बजते हैं। ये लोग बस ऐसे ही डांस करते ना, ये लोग ऐसे ही अपने हिसाब से डांस कर लेते हैं। तो बिना वाद्य यंत्र के नृत्य किया जाता है। अब ढोल ना बजे तो बताओ नाचने में मजा आएगा कि ना सर, ना बिना ढोल के कैसे नाच सकते हैं। अगर कोई नगाड़ा ना बजे तो नाचने में मजा आएगा क्या? नहीं आएगा। लेकिन ये लोग बिना वाद्य यंत्र के नृत्य करते हैं ना, बिना वाद्य यंत्र के ऐसे ही नृत्य करते हैं। एक और नृत्य भी है जो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, वो भी गरासिया जाति द्वारा, उसका नाम है लूर नृत्य। लूर नृत्य में भी किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। फिर आपसे और क्या बात याद रखनी है, तो इस नृत्य की और विशेषता है कि गरासिया जनजाति का सबसे लोकप्रिय नृत्य, गरासिया जनजाति का सबसे लोकप्रिय नृत्य है। गरासिया जनजाति का यह सबसे लोकप्रिय नृत्य है। और क्या बात याद रखनी है, पुरुष हाथों में तलवार व छाता लेकर, अम्ब्रेला छाता लेकर नृत्य करते हैं। पुरुष जो नृत्य करते हैं हाथों में क्या ले लेते हैं, एक हाथ में तलवार ले लेते हैं तो दूसरे हाथ में छाता ले लेते हैं। तलवार व छाता लेकर के नृत्य किया जाता है। यह बात भी आपको थोड़ी सी विशेषता है जो आपको याद रखनी है। इस नृत्य को करते समय पुरुष क्या करेंगे, हाथ में तलवार व छाता लेकर के नृत्य करेंगे। फिर देखो अपने वालर नृत्य में और कोई विशेषता ही नहीं बचती है। एक बात और याद रखना, नृत्य धीमी गति में किया जाता है। नृत्य जो ना धीमी गति में किया जाता है।
ये जो नृत्य किया जाता है ये बहुत ही स्लो स्पीड में, ज्यादा इसमें स्पीड नहीं होती, बिल्कुल धीमी धीमी गति में ये नृत्य किया जाता है। इस नृत्य की और खास विशेषता क्या है, तो नृत्य बहुत ज्यादा धीमी गति में किया जाता है। वापस देखो बेटा, वालर नृत्य ये युगल नृत्य है। नृत्य में महिला पुरुष दोनों भाग लेते हैं। इस नृत्य को करते समय अर्धचंद्र बनाए जाते हैं। आगे के गोले में महिलाएं खड़ी होती है, पीछे के गोले में पुरुष खड़े होते हैं। और इस नृत्य को कदमों का संचालन मुख्य रूप से किया जाता है, बिना किसी वाद्य यंत्र के नृत्य किया जाता है। गरासिया जनजाति का सबसे लोकप्रिय नृत्य है। पुरुष हाथों में तलवार व छाता लेकर नृत्य करते हैं। नृत्य धीमी गति में किया जाता है। इस नृत्य की सबसे खास विशेषता क्या हो जाएगी बेटा, तो नृत्य धीमी गति में यह नृत्य किया जाएगा। आगे बढ़े, अब दूसरा नृत्य देखेगा बेटा। उसके बाद अगर अपन आगे बढ़े, गरासिया जनजाति में अगला है मांदल नृत्य। कौन सा नृत्य है, मांदल। मांदल नृत्य, तो देखो बेटा, मांदल नृत्य की अगर मैं बात करूं तो ये नृत्य जो है ये कौन करते हैं, तो ये करती हैं स्त्रियां। गरासिया जाति की स्त्रियों द्वारा किया जाता है। गरासिया जाति की स्त्रियां यानी कि स्त्री प्रधान स्त्रियों द्वारा किया जाता है। एक तो आप लोगों ने वो मांदल अपने वो सुनी होगी, एक अपने ना एक जानवर भी होता है मांदल, उसके बहुत सारे ऐसे पैर होते हैं और वो ऐसे राजस्थान में ऐसे जगह जगह ऐसे बरसात के दिनों में निकलते हैं, उसे भी मांदल कहते हैं। लेकिन ये नृत्य को मांदल इसलिए कहा जाता है कि इसमें एक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है और वाद्य यंत्र का नाम है मांदल वाद्य यंत्र। मांदल वाद्य यंत्र के साथ इसमें जो नृत्य किया जाता है उस समय किसका प्रयोग किया जाता है, तो मांदल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसका नाम ही क्या पड़ गया बेटा, मांदल नृत्य। देखो, मांदल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए इस नृत्य को कहते हैं क्या है, मांदल नृत्य कहते हैं। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण नृत्य है लूर नृत्य। लूर नृत्य ये कौन करती हैं, तो ये गरासिया जाति में गोत्र होती है और उस गोत्र का नाम है लूर गोत्र की महिलाएं। गरासिया जनजाति में लूर गोत्र की महिलाएं होती है ना, वो भाई साहब ये नृत्य करती है। एक बार मैंने इस नृत्य को देखा था, क्योंकि अक्सर मैं क्या करता हूं, राजस्थान में से घूमा करता हूं। मैं चला गया था घूमते घूमते सिरोही। अब मैं सिरोही गया तो मुझे क्या ऐसे कल्चर को जानने की थोड़ी सी जिज्ञासाएं ज्यादा थी, तो मैं ऐसे ही चला गया था। एक ब्याह हो रहा था, तो ब्याह में मैंने सोचा कि यार इनके क्या प्रोग्राम कैसे कैसे होता है, क्या क्या है। तो क्योंकि उस समय मैं उदयपुर था, तो किसी मिलने वाले ने बुलाया भी था कि यार सर हमारे ऐसे वो स्टूडेंट ही था, तो सर हमारे वहां आना। मेरा थोड़ा था कि यार जाकर तो आते हैं, देखे अपन हमेशा गरासिया जनजाति, भील जनजाति इनमें पढ़ाया करते हैं, तो इनके ब्याह होते कैसे हैं, इनके नृत्य किस प्रकार के होते हैं, विवाह में किस प्रकार के कल्चर किए जाते हैं। जब मैं वहां पे गया ना, तो ये लूर नृत्य मैंने देखा। इस लूर नृत्य में क्या किया जाता है कि गरासिया जनजाति में एक लूर गोत्र की महिलाएं होती हैं। उस लूर गोत्र की महिलाओं द्वारा क्या किया जाता है, नए रिश्ते की मांग रखी जाती है और नए रिश्ते की मांग रखते हुए नृत्य किया जाता है। जब ये नृत्य किया गया तो देखा गया कि जो दूल्हा था ना, उस दूल्हे को क्या किया गया बेटा, दूल्हे को माचे जो है ना, माचा होता ना चारपाई, उस चारपाई पे बिठाया जाता है। चारपाई पे बिठा के दूल्हे को क्या कर दिया जाता है, रस्सी से बांध दिया जाता है, ताकि वो दूल्हा वहां से उठकर नहीं भाग पाए। उसके बाद वहां पर एक प्रकार से जो नए रिश्ते की मांग रखी जाती है। जैसे दूल्हा शादी करने के लिए आया, तो दूल्हे के साथ जो है, दूल्हे के साथ उनका भाई आया है बारात में और छोटा बड़ा, तो वो क्या करते हैं कि वो चाहते हैं कि मेरे छोटे भाई की भी, आपकी जो छोटी बहन है, जो दूल्हे की छोटी मतलब पत्नी की बहन है, उनके साथ उनका भी विवाह करा दिया जाए। उनके नहीं तो फिर बाद में मान लो दूल्हा आया है, तो दूल्हे के साथ अगर दूल्हे की बहन आई है, तो फिर बाद में वो कहते हैं कि हमने आपको लड़की दी है, तो एक काम करो आप भी हमें लड़की दे दो। तो इस प्रकार ऐसे मजाकिया अंदाज में एक नए रिश्ते की मांग रखते हुए इस प्रकार एक नृत्य किया जाता है, जिसका नाम क्या है बेटा, लूर नृत्य। तो महिलाओं द्वारा रिश्ते की मांग करते हुए लूर गोत्र की महिलाओं द्वारा घूमर नृत्य के रूप में यह नृत्य किया जाता है। और दूल्हे को क्या किया जाता है, चारपाई से बांध दिया जाता है। नए रिश्ते की मांग करते हुए विवाह के अवसर पर नृत्य किया जाता है। दूल्हे को इस नृत्य के दौरान
4 पैसे बांधा जाता है ताकि दूल्हा वहां से उठकर ना भागे। मतलब ऐसी मान्यता है। देखो कल्चर है तो कल्चर में ऐसी चीजें होना स्वाभाविक है। आप कहोगे कि सर ये कैसा कल्चर है, दूल्हे को बेचारे को 4 पैसे बांधा जा रहा है, दूल्हा इधर उधर नहीं जा सकता। बिल्कुल इसी प्रकार का कल्चर है। यही तो इस कल्चर की विशेषता है कि दूल्हा भागे नहीं, यहां बैठा रहे चुपचाप। और इस प्रकार के जो है नृत्य किया जाता है। कौन सी गोत्र की महिलाओं द्वारा? तो लूर गोत्र की महिलाओं द्वारा। लूर गोत्र की महिलाओं द्वारा यह नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? लूर गोत्र की महिलाओं द्वारा किया जाता है। सारी बातें समझ में आ गई। लूर नृत्य नए रिश्ते की मांग करते हुए दूल्हे को इस समय 4 पैसे बांध दिया जाता है। नृत्य की शैली घूमर के सम्मान। नृत्य की शैली किसके सम्मान है? घूमर के सम्मान। अपन ने जो पहले पढ़ा ना, घूमर नृत्य के सम्मान होती है। बिल्कुल जैसे घूमर नृत्य होता है उसी प्रकार से जो है उसी प्रकार से ये नृत्य भी होता है। सेम टू सेम घूमर की तरह नृत्य किया जाता है। और उस नृत्य का नाम क्या है बेटा? उस नृत्य का नाम है अपने लूर नृत्य। लूर के बाद अगर मैं आगे बढ़ूं तो इसके बाद देखिएगा एक नृत्य और देखते हैं, कूद नृत्य। कौन सा नृत्य? कूद नृत्य। ओ कालियो कूद पड़ियो मेला में, साइकिल पंचर कर लियायो। ऐसा नृत्य ये नहीं है। कूद नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? गरासिया। गरासिया जाति की महिला व पुरुष दोनों। अब जब कूदने का नंबर आएगा तो कूदने में कौन महिलाएं आगे जाएगी, कौन पुरुष आगे जाएगा? बताओ किसी को कहे कि तू कुएं में कूद जा, तो बताओ कूदने में कोई महिलाएं कूदेगी कि नहीं? नहीं, मैं अकेले क्यों कूदू? कूदो तो आप भी कूदो, साथ में कूदेंगे ना। कूदना है तो साथ में कूदना है, अकेले अकेले ना कूदना है। जब भी किसी कार्य के लिए कूदा जाता है तो दोनों साथ में कूदते हैं। तो इस नृत्य में भी गरासिया जाति की महिला पुरुष दोनों एक साथ कूदते हैं। अब कूदते हैं तो उछल कूद करके नृत्य किया जाता है। उछल कूद करके नृत्य किया जाता है। इस नृत्य को करते समय उनका उत्साह बढ़ाने के लिए कभी भी देखना, अगर कोई जो है ना कोई डांस कर रहा हो और उसको डांस बढ़िया शानदार चल रहा हो और आप अगर और जोर जोर से तालियां बजाओ तो बताओ उसमें एकदम और खतरनाक जोश आएगा। वो और जोरदार जोरदार डांस करेगा, और जोरदार एकदम जोशीला डांस करेगा। तो कूद नृत्य के दौरान भी क्या किया जाता है? मुख्य रूप से तालियों का प्रयोग किया जाता है। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ यह नृत्य किया जाता है। अगर इसमें आपसे पूछ ले कि कूद नृत्य के दौरान मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है, तो तालियों का प्रयोग किया जाता है। इस नृत्य के दौरान तालियों का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। मुख्य रूप से किया जाता है। अब जब तालियां बजाई जा रही है तो वाद्य यंत्र की जरूरत पड़ेगी क्या? जैसी बात नहीं पड़ेगी। तो यह नृत्य भी बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। इस नृत्य की खास विशेषता यह है कि इस नृत्य में उछल कूद करके नृत्य किया जाता है। इस नृत्य की जो सबसे खास विशेषता है वो यही है कि इस नृत्य में उछल कूद करके बेटा क्या किया जाता है? नृत्य किया जाता है। यानी कि इस प्रकार का जो नृत्य है वो नृत्य कौन सा नृत्य? कूद। फिर बाद में अगर मैं एक नृत्य और बताऊं आपको तो वो याद रखना अपने जवारा नृत्य। अगला एक छोटा सा नृत्य है जवारा नृत्य। देखो बेटा जवारा नृत्य आप लोगों ने भी खूब सारा सुना होगा जवारा नृत्य के बारे में। और यह नृत्य कब किया जाता है? तो होली दहन से पूर्व
अपने मेवाड़ से अगर कोई होगा, मेवाड़ की तरफ से कोई विद्यार्थी होगा या फिर मारवाड़ से होगा, तो उन्हें जरूर पता होगा कि होली का दहन किया जाता है। उससे पूर्व जो है सामूहिक रूप से पूरे गांव की महिलाएं वगैरह वहां जाती हैं, वो अपने साथ अनाज लेकर जाती है और वो भीगा हुआ अनाज होता है जिसे कहते हैं जवारा कूटना। उसे क्या बोलते हैं? जवारा कूटना। तो ये मुख्य रूप से मेवाड़ क्षेत्र की तरफ बहुत ज्यादा प्रचलित है। और ये जनजाति अभी आप देख ही रहे हो, मेवाड़, उदयपुर, सिरोही, तो ये मेवाड़ की तरफ इस नृत्य का थोड़ा ज्यादा प्रचलन है। होलिका दहन से पूर्व, होली दहन से पूर्व किया जाता है और गेहूं की बालियों को हाथ में रख के, गेहूं की जो बालियां होती है ना, बालियां जो दांगी बोलते हैं, मेवाड़ में तो उसे दांगी बोलते हैं, बाकी बालियां बोला करते हैं, उनको हाथ में रखते हुए और उनको पीट पीट के इस प्रकार नृत्य किया जाता है। तो याद रखना बेटा, होलिका दहन से पूर्व, होलिका दहन से पूर्व सामूहिक रूप से पूरा गांव है तो पूरा गांव सामूहिक रूप से नृत्य किया जाता है, नृत्य किया जाता है। ये जो नृत्य किया जाता है ये सामूहिक रूप से किया जाने वाला नृत्य है। होलिका दहन से पूर्व किया जाता है। हाथ में क्या लेते हैं? तो गेहूं की बालियां, हाथ में गेहूं की बालियां लेकर नृत्य किया जाता है। नृत्य किया जाता है। उसके बाद अगर अपन देखें तो उसके बाद आ जाते हैं अपन भील जाति के नृत्य में, कि भील जनजाति के कौन कौन से नृत्य हैं। क्योंकि ग्रास्य जनजाति के जो महत्वपूर्ण नृत्य थे वो तो मैंने सारे बता दिए, बाकी कुछ नृत्यों के केवल नाम ही याद रखने हैं कि ये ग्रास्य जनजाति के महत्वपूर्ण नृत्य हैं। देखो बेटा, आप जितने भी विद्यार्थी मेरी क्लास देख रहे हो, एक चीज मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, इतना सा आप लोग कर भी सकते हो। देखो, हम बहुत सस्ता, मात्र 349 रुपए में हम कोर्स भी अवेलेबल करा रहे हैं। इसके अलावा हम लोग जो है पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ आपके साथ लाइव, प्लस आपके साथ रिकॉर्डेड, प्लस आपके साथ पीडीएफ वगैरह। अब तो मैं जो क्लास हैंड राइटिंग वाले नोट्स भी आपको अवेलेबल कराने वाला हूं। बहुत जल्दी आपको जो ना, आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो, आप उसकी पीडीएफ निकाल सकते हो, आपको जो ना हैंड राइटिंग के नोट्स जो है आपको अवेलेबल होंगे। आप जो लिखते हो ना, वो भी आपको अब जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब लिखने की भी आपकी जो समस्या है, उस समस्या का भी मैं समाधान कराने वाला हूं बहुत जल्दी। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं आप लोगों से सिर्फ इतना सा चाहता हूं कि आप लोग जितने भी विद्यार्थी क्लास देख रहे हो और प्रतिदिन आप लोग जो लाइव देखते हो, आप लोगों को अगर क्लासें अच्छी लग रही हो, सभी टीचर द्वारा पढ़ाया जा रहा है, आपको अच्छा समझ में आ रहा हो, 349 रुपए के रिचार्ज में भी कम फीस में आपको इतना बढ़िया कोर्स हम लोग अवेलेबल करा रहे हैं। बस आप लोगों को क्या करना है, एक बार प्ले स्टोर पे जाना है और प्ले स्टोर पे जाकर के जो है आपको हमारे वहां सिकवाल ऑनलाइन हब को सर्च करना है। और सिकवाल ऑनलाइन हब को सर्च करके उसमें बेटा एक रेटिंग का भी ऑप्शन आता है, उसमें 5 स्टार रेटिंग का, फिर 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार। अगर आप हमारी क्लासों से 100% संतुष्ट हैं, आपको लग रहा है कि हाँ यार पूरा ईमानदारी के साथ पढ़ाया जा रहा है, अच्छा पढ़ाया जा रहा है, तो आप बस प्ले स्टोर पे जाकर के एक बार प्ले स्टोर पे जाकर के वहां से क्लास खत्म होने के बाद 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपका, 5 स्टार रेटिंग देकर के, मैं बस आप लोगों से इतना सा रिक्वेस्ट चाहूंगा कि 5 स्टार रेटिंग देकर के आप उसमें जो भी आपको अच्छी चीजें लगे तो अच्छा कर देना। आप संतुष्ट नहीं है तो आप उसमें जो भी कमेंट करना है आप कमेंट कर देना। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप उसमें 5 स्टार की जगह 2 स्टार दे दो, 1 स्टार दे दो, 3 स्टार दे दो। लेकिन मुझे आशा है कि हमारे जितने प्यारे विद्यार्थी हैं वो जो है आशाओं पर खरे उतरेंगे, वो 5 स्टार रेटिंग जरूर देंगे। देखो, और कुछ नहीं मांगा जा रहा है, केवल आपसे 5 स्टार रेटिंग मांगी जा रही है। बताओ दोगे कि नहीं दोगे? इतना सा समय आप लोगों के पास है या नहीं है? सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का समय मांगा जा रहा है। इतनी जितनी मेरी बात सुनी है, इतनी देर में आपको वहां जाकर के 5 स्टार रेटिंग देके आपको कुछ भी, किसी टीचर के बारे में अच्छा लिखना है, कोई टीचर आपको अच्छे से पढ़ा रहा है उनके बारे में लिखना, जो भी आपको लिखना है वो जाकर के आपको लिखना है ना, आज ही लिखना है। ध्यान रखना, मैं देखूंगा उन सबके नाम। हाँ, विशेष रूप से परमेश्वर, नरेश, विनीता, राकेश, सेरा, जितने भी विद्यार्थी है ना, जितने भी मैं कमेंट देख पा रहा हूं, सबको जाकर के वहां कमेंट करना है। ध्यान रखना। भील जनजाति के नृत्य, भील जनजाति का जो सबसे पहला नृत्य जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं उसका नाम है गौरी। गौरी नृत्य, या फिर अपन इसे कह सकते हैं राई नृत्य। हालांकि देखो, गौरी जो है एक नाट्य भी है और गौरी एक नृत्य भी है। गौरी एक नाट्य भी होता है बेटा, और गौरी एक नृत्य भी होता है। अगर मैं गौरी नाट्य की बात करूं, गौरी नृत्य की बात करूं, तो ये नृत्य जो है भील जनजाति का सबसे लोकप्रिय नृत्य है।
भील जनजाति का सबसे लोकप्रिय नृत्य है। भील जनजाति का सबसे लोकप्रिय नृत्य है। रई नृत्य जो है, गौरी नृत्य बेटा, ये भील जनजाति का सबसे लोकप्रिय नृत्य है। किस अवसर पर किया जाता है? तो रक्षाबंधन के अगले दिन, रक्षाबंधन के अगले दिन प्रारंभ होता है और रक्षाबंधन के अगले दिन प्रारंभ होकर के अगले दिन से 40 दिन तक 40 दिन तक नृत्य किया जाता है। ये जो नृत्य किया जाता है ये कितने दिन तक किया जाता है बेटा? 40 दिन तक किया जाता है। कब प्रारंभ होता है? रक्षाबंधन के अगले दिन प्रारंभ होता है। एक बार तो एग्जाम में ये पूछ लिया गया कि ये जो नृत्य है ये नृत्य किस महीने में किया जाता है। रक्षाबंधन अपने आती है श्रावण महीने की पूर्णिमा के दिन, और श्रावण महीने की पूर्णिमा के दिन खत्म होते अगला महीना भाद्रपद शुरू हो जाता है। पूरे के पूरे भाद्रपद महीने में नृत्य करते हैं और भाद्रपद में नृत्य करने के बाद फिर बाद में आश्विन महीने के 10 दिन तक नृत्य चलता है। तो मुख्य रूप से 30 दिन तक किस महीने में चलते हैं? भाद्रपद महीने में। तो मुख्य रूप से यह नृत्य भाद्रपद माह में किया जाता है। बेटा आपसे पूछा जाए कि मुख्य रूप से यह नृत्य किस महीने में किया जाता है, तो भाद्रपद माह में किया जाता है। याद रह जाएगा कि मुख्य रूप से भाद्रपद माह में किया जाता है। कौन से नृत्य की अपन बात कर रहे हैं बेटा? गरासिया जाति, भील जनजाति के गौरी नृत्य की बात कर रहे हैं। बाकी कितने दिन तक चलता है? ये 40 दिन तक चलता है। किस दिन प्रारंभ होता है? रक्षाबंधन के अगले दिन प्रारंभ होता है। इसके अगर अपन क्षेत्र की बात करें कि क्षेत्र कौन सा है, तो संपूर्ण मेवाड़, संपूर्ण मेवाड़ में यह नृत्य किया जाता है। संपूर्ण मेवाड़ में यह नृत्य किया जाता है। इस नृत्य का जो क्षेत्र है वो संपूर्ण मेवाड़ है, पूरे के पूरे मेवाड़ में जाते हैं और ये नृत्य किया जाता है। लेकिन इस नृत्य को करने का एक समय भी फिक्स है कि नृत्य दिन में किया जाएगा। बाकी जितने नृत्य होते हैं रात में होता है, यह नृत्य दिन में किया जाता है, दिन में किया जाता है। इस नृत्य का मुख्य आधार क्या होता है? तो इस नृत्य का मुख्य आधार होता है भगवान शिव और एक राक्षस हुआ करता है जिसका नाम है भस्मासुर। एक तो भगवान शिव और एक भस्मासुर नामक राक्षस के ऊपर यह नृत्य आधारित है। यानी कि अगर आपसे पूछ ले कि गौरी नृत्य या रई नृत्य जो है यह नृत्य किया जाता है, यह नृत्य किस पर आधारित है, तो भगवान शिव और भस्मासुर नामक एक राक्षस हुआ करता है उसकी कथा पर आधारित है। अब आप कहोगे कि सर भस्मासुर नामक राक्षस की कथा पर किस प्रकार आधारित है, तो ऐसे याद करना कि देखो बेटा, यानी कि ऐसे याद रख लेना कि ये भगवान शिव और भस्मासुर, एक बार क्या हुआ, भस्मासुर नामक एक राक्षस हुआ करता था, उसने भगवान शिव भोलेनाथ की कठोर तपस्या की और कठोर तपस्या के बाद भोलेनाथ प्रकट हुए। भोलेनाथ की अगर कठोर तपस्या की जाएगी तो भोलेनाथ प्रकट होंगे ही होंगे। जैसे ही भोलेनाथ प्रकट हुए और उन्होंने जो है उन्होंने उनसे कहा कि मांगो आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा कि भोलेनाथ मुझे जो है ना अमर कर दो, मुझे अमर कर दो कि मैं मरूं ही ना। भोलेनाथ ने कहा ना बावड़े ना, ऐसा आशीर्वाद मैं नहीं दे सकता हूं। इस धरती लोक पर जो सब कुछ है वो सब मरेंगे, उन सब का एक न एक दिन विनाश जरूर होगा। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे अमर होना है, मैंने आपकी कठोर तपस्या इसीलिए की कि मुझे अमरता का वरदान मिल जाए। भोलेनाथ ने कहा नहीं, इतना बावड़ा मत बना, तुझे ऐसा वरदान मैं नहीं दे सकता हूं। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मुझे अमरता का वरदान मत दो, मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरे को कोई ऐसा अस्त्र दे दो कि मैं जिसके सिर पे घुमाऊं ना वही जलकर भस्म हो जाए। भोलेनाथ ने कहा हाँ ये हुई ना बात, एक काम कर, ये कड़ा पकड़। भोलेनाथ ने अपना एक कड़ा प्रकट किया और कड़ा उसको पकड़ा दिया। उसने कड़ा लिया, कड़ा पहना अपने हाथ में और अपना हाथ लेकर के भोलेनाथ के पीछे पड़ गया। भोलेनाथ ने कहा कि अरे बावड़े ये क्या? उन्होंने कहा कि मुझे तो भस्म तो आपको करना है। उन्होंने कहा मतलब कि मुझे भस्म आपको करना है क्योंकि मेरे सबसे बड़े जानी दुश्मन तो आप हो। उन्होंने कहा कि यार ये क्या मजाक है। उन्होंने कहा कि आपकी जो गौरी है, आपकी जो गौरी का मतलब पार्वती है, वो मुझे पसंद है और उनको पाने के लिए आपको हटाना पड़ेगा क्योंकि गौरी पार्वती जी आपको पसंद करती हैं और मैं उनको पसंद करता हूं, और जब तक आप बीच में हो तब तक हमारे बीच में जो है मिलन नहीं हो सकता है।
भोलेनाथ ने कहा कि मेरी पत्नी मिली तुझे पसंद आने के लिए, इतनी पृथ्वी लोक पड़ा हुआ है, किसी को भी देख लेता, लादी को देख लेता, सीमा को देख लेता, मांगी को देख लेता, काली को देख लेता, किसी को भी देख लेता, मेरी पत्नी दिखी। उन्होंने कहा कि नहीं, अब पसंद भी तो कोई चीज होती है, अब आपको भस्म करूंगा पहले। अब भोलेनाथ को तीनों लोक में दौड़ाए, तीनों लोक में। अब भोलेनाथ ने वरदान भी दे दिया। अब वरदान भोलेनाथ का कैसे ऐसे मिथ्या जा सकता है। अब खूब दौड़े। फिर बाद में अब नारायण भगवान विष्णु के पास, नारद जी नारायण नारायण नारायण, विष्णु जी बैठे हुए सो रहे थे अपने माँ लक्ष्मी सरस्वती जी उनके जो है, माँ लक्ष्मी उनके पैर दबाए जा रही है। पहुंचे उनके पास नारद जी ने कहा कि भगवान उठो जागो, आप सो रहे हो आराम से। उधर भोलेनाथ संकट में पड़ गए। उन्होंने कहा कौन से संकट में पड़ गए? कि भोलेनाथ के पीछे ऐसे ऐसे कांड हो गया है। उन्होंने वरदान दे दिया भस्मासुर नामक राक्षस को, और भस्मासुर हाथ धो के पीछे पड़ा उनके। उन्होंने कहा कि भोलेनाथ तो हमेशा भोले के भोले रह जाएंगे, पता नहीं कौन कौन से वरदान दे देते हैं। फिर बाद में भगवान विष्णु जी ने क्या किया, एक बढ़िया शानदार मोहिनी का रूप धारण किया, और मोहिनी का रूप धारण करके ऐसे आकाश लोक से नीचे उतरे, छम छम छम। अब वो भोलेनाथ के पीछे पड़ा हुआ है कौन? भस्मासुर नामक राक्षस। और भस्मासुर की अचानक वो कानों में आवाज आई, छम छम छम। अचानक उसकी नजर पड़ी उधर, वो तो भोलेनाथ तो भाग रहे। जब उन्होंने मोहिनी का रूप देखा तो रूप देखते ही वो तो उन पर आश्चर्यचकित, वो तो उन पर आश्रित हो गया। उन्होंने कहा कि अरे छोड़ो पार्वती को, असली सुंदरता तो यहाँ है। वो वही रुक जाता है, भोलेनाथ वहां से निकल जाते हैं। अब फिर बाद में मोहिनी का रूप धारण करके विष्णु जी धीरे धीरे नीचे आए, और उन्होंने कहा कि कहाँ कि भोलेनाथ के पीछे क्यों पड़े? उन्होंने कहा कि उनकी पार्वती मुझे चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्वती क्यों, मेरे को भी तो देख लो एक बार। उन्होंने कहा कि वाह आप तो इतने ब्यूटीफुल हो। उन्होंने कहा कि आपका नाम? उन्होंने कहा मेरा नाम मोहिनी। और उन्होंने कहा कि ठीक है मोहिनी जी, आप ही ठीक हो मेरे लिए, तो पार्वती जी को छोड़ो। उन्होंने कहा कि मैं मिलूंगी उसी को जो मेरे साथ नृत्य करेगा। मेरी एक शर्त है कि मैं उसी को प्राप्त हो सकती हूँ जो मेरे साथ नृत्य कर ले। अब भस्मासुर नामक राक्षस बेचारा, उनको कब डांस वांस किया, उन्होंने कब डांस क्लास ज्वाइन की? उन्होंने कहा मेरे को नाचना वाचना नहीं आता है। उनका नाचना तो पड़ेगा मेरे साथ, तभी मुझे पा सकते हो। उनका चलो ठीक है, आप सिखाओ मेरे को। तो मोहिनी जी ने, भगवान विष्णु जी ने जो रूप बदला हुआ था, उन्होंने उनको कहा कि ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर, खूब सारी स्टेप बताई। और लास्ट में स्टेप बताते बताते भगवान विष्णु जी ने, उनको तो बावड़े को पता ही नहीं चल रहा, वो तो यूं उनके धुन में चल गया। उनके तो बस दिल में एक ही एक चीज, कैसे भी करके इनको पालूं। अब उन्होंने लास्ट में जो है अपने सिर पे इस प्रकार मोहिनी जी ने यानी विष्णु जी ने अपना हाथ घुमाया, और वो भस्मासुर बावड़े की तरह अपने सिर के ऊपर हाथ घुमा देता, और वही जल करके भस्म हो जाता है, राख हो जाता है। तो उसी की कहानी पर ये पूरा का पूरा नृत्य टिका हुआ है। इस नृत्य का जो आधार बिंदु होता है वो भी भोलेनाथ का त्रिशूल होता है। उस त्रिशूल को आधार बना करके फिर बाद में जो है ये नृत्य प्रारंभ किया जाता है। और इस नृत्य के दो पात्र, 3-4 प्रमुख पात्र होते हैं जिन पे भी अपन बात करेंगे। पूरिया होता है, बुढ़िया होता है, जामटिया होता है, खड़कटिया होता है, वल्लावण होता है, गढ़ावत होता है। ये कुछ इस नृत्य के पात्र होते हैं जिनसे संबंधित भी इसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे हुए हैं। तो बेटा समझो, गौरी या राई नृत्य भील जनजाति का सबसे लोकप्रिय नृत्य रक्षाबंधन के अगले दिन प्रारंभ होता है, 40 दिन चलता है। मुख्य रूप से भाद्रपद महीने में किया जाता है। संपूर्ण मेवाड़ क्षेत्र में नृत्य किया जाता है। यह नृत्य दिन में किया जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि इस नृत्य का जो आधार होता है वो क्या होता है? इस नृत्य का आधार त्रिशूल होता है। इस नृत्य का आधार त्रिशूल होता है। त्रिशूल के चारों ओर, त्रिशूल को खुले चौक में गाड़ कर उसके चारों ओर नृत्य किया जाता है। उसके चारों ओर नृत्य किया जाता है। यानी कि जो त्रिशूल होता है बेटा, उस त्रिशूल को खुले चौक में गाड़ दिया जाता है, और उसे खुले चौक में गाड़ कर उसके चारों ओर नृत्य किया जाता है। इस नृत्य का मूल आधार भगवान शिव व भस्मासुर नामक राक्षस
राक्षस की कथा पर आधारित होता है। आधारित होता है। इस नृत्य का जो मूल आधार होता है वो इनके आधार पर होता है। ये जो है नृत्य प्रारंभ किया जाता है तब क्या किया जाता है, एक मिट्टी का हाथी बनाया जाता है और मिट्टी का हाथी बनाकर उसमें गौरी की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, जिसे क्या बोला करते हैं, तो उसे बोला करते हैं गड़ावत। गड़ावत। नृत्य प्रारंभ करने से पूर्व मिट्टी का हाथी बनाकर उसमें गौरी की प्राण प्रतिष्ठा स्थापित की जाती है। उसे क्या बोलेंगे बेटा, उसे बोलते हैं गड़ावत। एक आता है अपने वल्लावण, एक क्या आता है, वल्लावण। इसमें याद रखना 40 दिन बाद जब नृत्य समाप्त होता है, 40 दिन बाद जब नृत्य समाप्त होता है तब मिट्टी के हाथी को जल में विसर्जित करने की परंपरा। जो 40 दिन बाद जब मिट्टी के हाथी को, जो ना मिट्टी का हाथी होता है, उस मिट्टी के हाथी को जल में विसर्जित करने की जो परंपरा होती है उसे क्या बोलते हैं बेटा, वल्लावण बोला करते हैं। फिर जब अपन और आगे बढ़े, एक होता है इसमें पूरिया, एक होता है बेटा बुढ़िया, एक होता है जामटिया, एक होता है बेटा खड़कटिया। तो ये जो ना, ये कुछ इसके पात्र होते हैं जिनसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि गौरी नृत्य के जो पात्र होते हैं, पूरिया क्या होता है, बुढ़िया क्या होता है, जामटिया क्या होता है, खड़कटिया क्या होता है और गौरी क्या होता है। गौरी क्या होता है, ये इसके कुछ पात्र हैं जिनसे एग्जाम में प्रश्न आते हैं। पूरिया क्या होता है, तो भगवान शिव का रूप धारण करने वाला, भगवान शिव का रूप धारण करने वाला, जो भगवान शिव का रूप धारण करता है उसे क्या बोलते हैं बेटा, उसे बोलते हैं पूरिया। उसे क्या बोलेंगे बेटा, पूरिया बोलते हैं। बुढ़िया किसे बोलते हैं, तो बुढ़िया बोला करते हैं कि भस्मासुर का रूप धारण करने वाला, जो जल चुका था, बढ़ चुका था, तो भस्मासुर का रूप धारण करने वाला, भस्मासुर का रूप धारण करने वाला। जो भस्मासुर का रूप धारण करेगा बेटा उसे बोलते हैं बुढ़िया। और जामटिया किसे बोलते हैं, तो जामटिया बोला करते हैं बेटा कविता बोलने वाला, कविता बोलने वाला। इस नृत्य के दौरान जो कविता बोलता है उसे क्या बोला करते हैं, जामटिया। खड़कटिया किसे बोलते हैं, तो जोकर की भूमिका, जोकर की भूमिका निभाने वाला, क्योंकि ये मनोरंजन यही करता है, निभाने वाला, या अपन कह सकते हैं मनोरंजन करने वाला, मनोरंजन करने वाला। जो मनोरंजन करता है उसे खड़कटिया बोलते हैं। और गौरी क्या होता है, तो पार्वती जी का रूप धारण करने वाला।
जो पार्वती जी का रूप धारण करता है उसे क्या बोलते हैं, गौरी। इस नृत्य के कुछ पात्र होते हैं, उन पात्रों के बारे में पूछा जाता है। पूरिया क्या होता है, बुढ़िया क्या होता है, जामटिया क्या होता है, खड़कटिया क्या होता है और गौरी क्या होता है। तो पूरिया भगवान शिव का रूप धारण करने वाला, बुढ़िया क्या होता है तो भस्मासुर का रूप धारण करने वाला, जामटिया क्या होता है तो कविता बोलने वाला, खड़कटिया क्या होता है तो बेटा जोकर की भूमिका निभाने वाला, गौरी क्या होता है तो पार्वती जी का रूप धारण करने वाला। अब देखो गौरी में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, गौरी अपन पार्वती जी को बोलते हैं, कोई समस्या नहीं। पूरिया, इस नृत्य के पूरे पात्र, मेन जो चीज होती है वो शिव जी होते हैं, त्रिशूल भी उनका होता है, तो पूरा का पूरा काम शिव जी का, तो पूरिया कौन हो जाएंगे, शिव जी हो जाएंगे। अब देखो बुढ़िया, अब देखो इसमें बूढ़ा होकर के खत्म कौन हो गया, भस्मासुर, तो बुढ़िया कौन हो जाएगा, भस्मासुर। अब इन दोनों को याद करना, तो इन दोनों में ऐसे याद रख लेना जाक, ऐसे याद रख लेना जाक, जाक से कर लेना जामटिया, कैसे याद रखना, कविता बोलने वाला, और इधर कर लेना जोक, यानी कि जोकर का काम क्या होता है, जोक मारना, तो जोकर की भूमिका निभाने वाला क्या होगा, खड़कटिया, जोकर की भूमिका निभाने वाला क्या होगा बेटा, खड़कटिया। एक और सबसे खास बात याद रखना कि इसमें जो है ये पुरुष प्रधान नृत्य है, यह नृत्य पुरुष प्रधान है। महिला का वेश भी पुरुष धारण करते हैं, महिला का वेश भी पुरुष धारण करते हैं। जो महिला का वेश धारण किया जाता है वो भी किनके द्वारा धारण किया जाता है बेटा, पुरुषों द्वारा धारण किया जाता है। तो देखो गौरी नृत्य को देखा अपन ने, भील जनजाति का सबसे लोकप्रिय नृत्य, रक्षाबंधन के अगले दिन से 40 दिन तक किया जाता है। मुख्य रूप से ये नृत्य भाद्रपद महीने में किया जाता है। संपूर्ण मेवाड़ में नृत्य होता है, नृत्य दिन में किया जाता है। इस नृत्य का आधार त्रिशूल होता है, त्रिशूल को खुले चौक में गाड़कर उसके चारों तरफ नृत्य किया जाता है। नृत्य का मूल आधार भगवान शिव व भस्मासुर की कथा पर आधारित होता है। घड़ावत, नृत्य प्रारंभ करने से पूर्व मिट्टी का एक घड़ा लेकर, एक हाथी लेकर के उसमें गौरी की प्राण प्रतिष्ठा करके नृत्य की शुरुआत की जाती है। जब ये नृत्य समाप्त किया जाता है 40 दिन बाद, तब उस जो वो मिट्टी का हाथी होता है उसे जल में विसर्जित किया जाता है, और जल में विसर्जित करने की जो परंपरा है उसे क्या बोला करते हैं बेटा, उसे वल्लावण बोला करते हैं। इस नृत्य के पात्र क्या क्या है, तो पूरिया, बुढ़िया, जामटिया, खड़कटिया, गौरी। और नृत्य कौन करते हैं, तो पुरुष प्रधान नृत्य हैं। इस नृत्य के दौरान कौन कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि नृत्य के दौरान वाद्य यंत्र, तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, वो भी याद रखना। देखो एक तो इसमें प्रयोग किया जाता है ढोल, एक इसमें प्रयोग किया जाता है थाली, एक इसमें प्रयोग किया जाता है बांकिया, और एक इसमें प्रयोग किया जाता है रमजोल। ये इसके क्या होते हैं बेटा, मुख्य रूप से वाद्य यंत्र। इस नृत्य को बजाते करते समय एक तो प्रयोग किया जाता है ढोलक, या ढोल कह सकते हैं, एक ढोलक का भी किया जाता है, या जिसे अपन कह सकते हैं मांदल, मांदल का प्रयोग। आप कहोगे सर ये मांदल और ढोलक ये अलग अलग होती है क्या। अगर आपने कभी इस प्रकार का एक वाद्य यंत्र देखा हो बेटा, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपके एक चीज कंफ्यूज क्लियर हो जाएगा। आप लोगों ने इस प्रकार का एक वाद्य यंत्र देखा होगा बेटा कभी, एक ऐसा वाद्य यंत्र देखा होगा जिसका एक मुंह छोटा होता है, एक मुंह बड़ा होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मांदल। और एक आप लोगों ने इस प्रकार का वाद्य यंत्र देखा होगा बेटा, एक आपने इस प्रकार का वाद्य यंत्र देखा होगा बेटा। एक आपने ऐसा वाद्य यंत्र देखा होगा जिसके दोनों मुख एक समान होते हैं, इसे क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं ढोलक, और इसे क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं मांदल। दोनों वाद्य यंत्रों के बारे में थोड़ा सा याद रख लेना, दोनों अलग अलग चीज होती हैं। एक और बात याद रख लेना बेटा कि गौरी एक लोक नाट्य है जिसे सभी नाट्य का मेरु नाट्य, मेरु यानी महत्वपूर्ण, मेरु नाट्य कहते हैं।
गौरी एक नाट्य भी है जिसे सभी के सभी नाट्यों का क्या बोला करते हैं बेटा, मेरु नाट्य बोला करते हैं। तो ये अपने आज अपन ने देखा था गौरी नृत्य के बारे में। एक नृत्य में और बताता हूं आपको, एक नृत्य के बारे में अपन और चर्चा कर लेते हैं। अगला नृत्य है अपने युद्ध नृत्य। युद्ध नृत्य, ये नृत्य भी किस जनजाति द्वारा किया जाएगा, अपने भील जनजाति द्वारा। भील जनजाति, भील जनजाति का प्रमुख नृत्य, भील जनजाति का ये प्रमुख नृत्य है। भील जनजाति का बेटा प्रमुख नृत्य है जिसका नाम क्या है, अपने युद्ध नृत्य। देखो ये युद्ध नृत्य क्या होता है, तो भील जाति के लोग करते हैं युद्ध नृत्य। इसमें युद्ध का पूरा दृश्य होता है, हाथों में तलवारें ले लेते हैं, हाथों में बड़े बड़े डंडे ले लेते हैं और उन डंडों को लहराते हुए नृत्य करते हैं। हाथों में तलवारें या फिर बड़े डंडे लेकर के ये नृत्य किया जाता है और इसको करते समय उनको बहुत जोर जोर से लहराया जाता है और उनको लहराते हुए ये नृत्य किया जाता है। इसलिए इस युद्ध का नाम ही क्या पड़ गया, तो इस नृत्य का नाम ही क्या पड़ गया, तो युद्ध नृत्य। इसलिए इस नृत्य को अपन क्या कहते हैं, इसको अपन युद्ध नृत्य के नाम से जानते हैं। वाद्य यंत्र इसमें कौन सा प्रयोग किया जाता है, तो देखो याद रखना, हाथों में तलवार, हाथों में तलवार या अन्य हथियार, अन्य हथियार लेकर नृत्य किया जाता है, नृत्य किया जाता है। ये जो नृत्य किया जाता है इसमें क्या किया जाता है बेटा, अन्य प्रकार के हथियार हाथों में लेकर के नृत्य किया जाता है। इस नृत्य के दौरान भी एक वाद्य यंत्र प्रयोग में किया जाता है, उसका नाम है मांदल। अभी जो मैंने आपको बना के बताया था ना, मांदल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, मांदल वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। इस नृत्य के दौरान एक उद्घोष किया जाता है, और कौन सा उद्घोष, या अपन कह सकते हैं रणघोष किया जाता है, रणघोष। और कौन सा रणघोष किया जाता है, फायरे फायरे। आप कहोगे कि ये क्या है सर, तो ये वास्तव में फायरे फायरे का मतलब ऐसा नहीं कि फायर करो फायर करो, ये ऐसा नहीं कहते हैं। फायरे फायरे में क्या किया जाता है, ये आवाज लगाते हैं कि आवाज में ये कहते हैं भाई रे भाई रे, मतलब भाई होता ना उसको आवाज लगाते हैं, क्या बोलते हैं, भाई रे। लेकिन अपने को यूं लगता है कि जैसे ये क्या बोल रहे हो, फायरे बोल रहे हो, जबकि ये वास्तव में फायरे नहीं बोलते हैं, ये वास्तव में क्या बोलते हैं बेटा, भाई रे बोलते हैं। लेकिन अपने को यूं आभास होता है कि जैसे ये क्या बोल रहे हो, फायरे बोल रहे हो। तो युद्ध नृत्य भील जनजाति का प्रमुख नृत्य, तलवारों, हाथों में तलवार या हथियार लेकर नृत्य किया जाता है। इसमें एक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, और इस कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो मांदल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि भील जनजाति का वह नृत्य जिसके ऊपर राज्य सरकार ने रोक लगा दी, तो युद्ध नृत्य। अगर सोचो डांस करते टाइम यूं तलवारें लहराई जाए धमाधम, बेचार किसी का गला वड़ा कट गया, किसी की आंख वांख फूट गई, कोई पंचर वंचर हो गया, तो फिर दिक्कत नहीं आएगी क्या, आएगी। तो इस नृत्य को करते समय यूं तलवारें लहराना, कुलाड़ियां लहराना, दांतली लहराना, ऐसे लहरदार हथियार दिखाना, तो राज्य सरकार ने कहा यार ये भील जाति के लोग या तो मरेंगे या मरवाएंगे ना, तो एक काम करो, इस सरकार ने कहा इस नृत्य के ऊपर ही रोक लगा दो। तो राज्य सरकार ने इस नृत्य पर रोक लगा दी, राज्य सरकार ने इस नृत्य पर रोक लगा दी, रोक लगा दी। आपसे पूछा जाएगा कि राज्य सरकार ने किस नृत्य पर रोक लगा दी, तो अपन बताना कि युद्ध नृत्य पर राज्य सरकार ने रोक लगा दी। तो अपन ने आज कौन कौन से टॉपिकों पर चर्चाएं की थी, आज अपन ने बहुत सारे नृत्यों के ऊपर चर्चाएं की थी। आज मैंने आपको गरासिया जनजाति का एक तो वालर नृत्य के बारे में पढ़ा दिया था, वालर के बारे में बहुत सारी बातें बताई थी, गरासिया जनजाति के क्षेत्र के बारे में बात की थी। वालर नृत्य गरासिया जनजाति का सबसे लोकप्रिय नृत्य, पुरुष महिला दोनों करते हैं, युगल नृत्य है, अर्धचंद्र बनाकर नृत्य किया जाता है, महिलाएं पीछे आगे खड़ी होती है, पुरुष पीछे खड़े होते हैं, हाथ में छाता लेकर करते हैं, बिना वाद्य यंत्र के करते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि बिना वाद्य यंत्र के और कौन सा नृत्य होता है, तो कूद नृत्य होता है। फिर मैंने मांदल नृत्य बताया, लूर नृत्य बताया। लूर नृत्य में तो बहुत मजा आता है, नए रिश्ते की मांग की जाती है, इसमें जो दूल्हे को चारपाई से बांध दिया जाता है उसको उठने तक नहीं दिया जाता है, इस प्रकार नृत्य किया जाता है। कूद नृत्य उछल कूद करके नृत्य किया जाता है, बिना वाद्य यंत्र के तालियां बजा बजा के नृत्य करते हैं। जवारा नृत्य होलिका दहन से पूर्व किया जाता है। फिर मैंने भील जनजाति का गौरी नृत्य पढ़ाया जो सबसे इंपॉर्टेंट नृत्य है।
गौरी के बाद अपन ने कौन सा नृत्य के बारे में बात की थी बेटा? गौरी के बाद अपन ने बात की थी वाद्य यंत्रों के प्रयोग की बात की, फिर अपन ने युद्ध नृत्य की बात की थी। तो आज की क्लास को अपन यही समाप्त करते हैं। क्लास आपको कैसी लगी एक बार जल्दी से कमेंट करो, और किसी भी आज दिन तक पढ़े हुए में किसी भी बच्चे को किसी प्रकार की समस्या आ रही हो तो एक बार मेरे से पूछ लो ना। 1 मिनट, इनको बच्चों की एक बार कोई समस्या हो तो पूछने देना। किसी भी विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की समस्या हो या फिर आपकी कोई भी डाउट हो या किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। आप मेरे से सारी समस्याएं शेयर कर सकते हो, पूछ सकते हो। आप लोगों के पास 2 मिनट का समय है, जो कुछ भी पूछना है एक बार जल्दी से मेरे से पूछ लीजिएगा। हाँ बिल्कुल, परमेश्वर धाकड़, विकास, दिलखुश मीणा, राकेश, जितने भी विद्यार्थी हैं देखो, हाँ जो भी विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हुए हैं जिनको कुछ भी पूछना हो तो एक बार पूछ लीजिएगा। हाँ बिल्कुल, परमेश्वर, सुपर, विनीता। हाँ बेटा, अब आपको जो कोई बात करनी हो मेरे से, किसी भी प्रकार की आपकी समस्या का समाधान हो तो उसकी समस्या का तुरंत प्रभाव से समाधान किया जाएगा। देखो आप लोग कहाँ बैठ के पढ़ रहे हो, मैं कहाँ से पढ़ा रहा हूँ, हमारे बीच एक कम्युनिकेशन भी होना चाहिए कि आप लोगों को जैसे ऑफलाइन हो तो आप मेरे से हैंड टू हैंड पूछ सकते हो, ऑनलाइन में अब आप लोगों को लिए तो हम इसीलिए तो लाइव ऑप्शन देते हैं ताकि बच्चे की कोई समस्या हो तो उस समस्या का हम समाधान कर सके। मुझे लगता है आपको कोई समस्या ही नहीं है ना, आपको कोई समस्या ही नहीं है, तो आपकी सारी समस्याएं सोल्व होती जा रही है। चलो ठीक है, तो मैंने आप लोगों से आज जो डिमांड की थी उस डिमांड को आप पूरा करना, आपकी हर डिमांड को हम पूरा करेंगे। और ललित सेन, हाँ ठीक है सर, कोई समस्या नहीं है, तो ठीक है बेटा। तो आज के लिए यही विराम करते हैं, फिर सभी का दिन मंगलमय हो और हैव ए ग्रेट डे। मिलते हैं अपन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। अपनी आज जो क्लास होगी शायद वो 1 बजे होगी। आज अपनी जो हिस्ट्री वाली क्लास का टाइम शायद 1 बजे है ना, तो देख लेना आज 1 बजे ही मैं लाइव लूंगा हिस्ट्री वाली क्लास, जिसमें अपने राठौड़ वंश चल रहा था। तो आज के लिए यही विराम करता हूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों।